ट्रांसफार्मर 4 एज ऑफ एक्सटेंशन मूवी में 65 मिलियन साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब अर्थ पर सिर्फ डायनासोर रहा करते थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से स्पेसशिप आकर अर्थ पर कुछ सीड्स डालते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मियम वाले वो गैजेट होते हैं जिन्हें अर्थ पर गिराने से ये पूरी जगह को नष्ट कर देते हैं, और जैसे ही ये अर्थ को टच करते हैं वहाँ की ज़मीन ट्रांसफॉर्मियम मेटल से चेंज हो जाती है। पर इसी के साथ ये पूरी डायनासोर प्रजाति को खत्म कर देते हैं, और इसी के साथ अर्थ से सारे डायनासोर खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्टिक्स में एक जियोलॉजिस्ट दिखाई जाती है जिसका नाम डार्सी होता है। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा डायनासोर का कंकाल मिलता है, लेकिन वो हड्डियों का नहीं था, बल्कि उसके ऊपर आयरन की एक परत थी जिसे ट्रांसफॉर्मियम कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मियम क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें लास्ट मूवी यानी ट्रांसफॉर्मर का जो थर्ड पार्ट था, डार्क साइड ऑफ द मून, उसकी एंडिंग के अंदर उन सारे ट्रांसफॉर्मर्स ने सेंटिनल प्राइम के साथ मिलकर एनर्जियल ऑप्टिकल पिलर का जो यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए एक अर्थ और मून के बीच पोर्टल खोला, जिससे अर्थ पर मून से बहुत सारे बैड ट्रांसफॉर्मर्स आ गए थे, लेकिन ऑटोबॉट्स यानी अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स ने उन सभी को खत्म कर दिया था। लेकिन अब इस बात को 5 साल हो गए हैं। अब गवर्नमेंट किसी भी ट्रांसफॉर्मर पर भरोसा नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट ने ब्लैक ऑप्स की एक कंपनी टाइप कर रखा है जो कि ट्रांसफार्मर को देखते ही जान से मार देते हैं। इन्हें लीड करता है हैलोड एटिंगनर, जिसका मानना है कि इस दुनिया से सभी ट्रांसफॉर्मर्स, चाहे वो गुड हो या बैड, किसी को भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। उन सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। इसलिए वो उन्हीं के एक बाउंटी हंटर जिसका नाम लॉकडाउन होता है, वो उससे एक डील कर लेता है और कहता है कि इस दुनिया में जितने भी ट्रांसफार्मर मौजूद हैं, मैं सबकी लाशें तुम्हें लाकर दूंगा, मगर उसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो डील हमें आगे मूवी में पता चलेगी। एक बार जब ब्लैक ओप्स की टीम ट्रांसफार्मर्स को मार रही होती है, उन्हें एक ऑटोबॉट मिलता है जिसका नाम रेजिट होता है, और वो उसे काफी बुरे तरीके से परेशान करते हैं और उस पे काफी वेपन से वार कर रहे होते हैं। तो रेजिट उनसे अपनी जान के लिए भीख मांगता है कि मुझे जाने दो, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। वहीं से लॉकडाउन, जिसके फेस एक बहुत ही खतरनाक काफी बड़ी बंदूक होती है, और वो उसे रेजिट पर दूर से ही शूट कर देता है, जिससे अब रेजिट पूरी तरह मर जाता है। वैसे तो लॉकडाउन भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है जो कि साइबरट्रॉन ग्रह से आया है। अब कहानी दूसरी तरफ टैक्सिस में शिफ्ट होती है, जहां पर हमें कहानी का लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम येगर है। ये एक मैकेनिक है जो अपने गोडाउन में काफी सारे पार्ट्स को लेकर आता है, उन्हें रिपेयर करता है और उन्हें महंगे दामों में बेचता है। एक दिन उसे पता चलता है कि एक बड़े से होल के अंदर काफी सारा पुराना माल है, शायद वो उनके काम आए, इसलिए वो अपने बिजनेस पार्टनर लुकस के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद येगर को वहां की काफी सारी मशीन तो मिलती ही है, साथ ही उसे एक पुराना पड़ा ट्रक भी मिलता है, और वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे ये ट्रक बेचना चाहेंगे। अब वहाँ पर ये ट्रक कहाँ से आया, इसके बारे में वहाँ के लोगों को भी कुछ नहीं पता था। और इसी के साथ येगर उस बड़े से ट्रक को अपने गोडाउन में ले आता है। जब वो उसकी मशीनरी चेक करता है तो वो अंदर से बिल्कुल हाई टेक वाली होती है, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज देता है, और जैसे ही वो उसको चार्ज करता है तो उस मशीन में से आवाज आने लगती है। तो वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई खास मशीन है, इससे और ज्यादा पावर की जरूरत है। और तब वो लुकस को कहता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें खर्च करके ज्यादा पावर वाली मशीन लेकर आओ, ताकि हम इसे स्टार्ट कर सकें। इसके कुछ पार्ट्स खराब भी हो गए हैं, अगर वो हम खरीद कर लाकर इसे ठीक कर दे तो हम इसे काफी महंगे दामों में बेच सकते हैं। और इसी बात को सुनकर लुकस वहाँ से चला जाता है। येगर की एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम टेसा होता है। वो हर बार अपने पिता को मना करती रहती है कि आप हर बार जब भी कहीं पर जाते हो तो कबाड़ उठाकर ले आते हो, इस कबाड़ से हमारा क्या होगा। तब येगर उसे समझाता है कि बेटी, मैं एक साइंटिस्ट जैसा ही मैकेनिक हूँ। एक टाइम था जब मैंने काफी अच्छे इन्वेंशन किए, पर मेरे इन्वेंशन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और मैं जानता हूँ कि ये ट्रक हमें जरूर मालामाल बना देगा। और अब वो उसे चार्ज करके दिखाता है, उसमें से ऑटोबॉट्स यानी ऑप्टिमस प्राइम की आवाज आने लगती है। और तब येगर समझ जाता है कि ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफार्मर वाला ऑटोबॉट है, जिनकी आज से 5 साल पहले शिकागो में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था डिसेप्टिकॉन्स के साथ। टेसा और लुकस दोनों ही नहीं चाहते थे इस गोडाउन के अंदर कोई भी ऑटोबॉट रहे, और तब उन्हें पता चल जाता है कि कोई भी अगर ऑटोबॉट की इंफॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट को देगा तो वो उन्हें इनाम में कुछ पैसे भी देंगे। तब वहाँ पर वो अपने पिता को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन येगर नहीं मानता, और थोड़ी ही देर में वहाँ लुकस ब्लैक ऑप्स के साथ कांटेक्ट करके उन्हें बता देता है कि हमारे पास अभी भी एक ऑटोबॉट मौजूद है, और अब वो लोग सीधा येगर के घर पर
जहां ऑटोबोट छिपा होता है और वो येगर को कहते हैं कि अगर तुमने ऑटोबोट हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। पर येगर मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी ऑटोबोट को नहीं जानता, मैं तो बस एक छोटे से ट्रक को अपने गोडाउन में लाया था ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं और उससे जो पैसा मिले मैं उसे अपना घर चला सकूं। मैं किसी ऑटोबोट को नहीं जानता और मेरी तो कभी उससे कोई बात भी नहीं हुई। और जैसे ही वो ये बात सुनते हैं कि आज तक उसकी कभी उससे कोई बात नहीं है, उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो ऑटोबोट बात भी कर सकता है। इसका मतलब वो अब भी उसके पास में है। और अब वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन गोडाउन में जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो बाहर आकर अपने लीडर को इन्फॉर्म करते हैं कि इसने उसे जरूर कहीं छुपा दिया है। तब ये घर उन्हें कहता है कि शायद वो कहीं निकल गया होगा, मुझे नहीं पता। उन लोगों को अब गुस्सा आ चुका था और वो टेसा को गोली मारने वाले थे। येगर के पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चिल्लाता है कि मेरी बेटी को गोली मत मारो, अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही वो लोग गोली चलाने लगते हैं तभी गोडाउन के बेसमेंट से ऑप्टिमस प्राइम निकल आता है और वहाँ मौजूद सभी ब्लैक ऑप्स को मारने लगता है। वहाँ पर उनके पास बहुत से ड्रोन भी होते हैं जो उस पर हमला करते हैं, लेकिन उन सब से ऑप्टिमस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच उनकी लड़ाई में अब लॉकडाउन भी पहुंच जाता है और उस पर काफी जोरदार हमले करता है। अब एक तरफ तो ऑटोबोट्स का लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ येगर लूकस टेसा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टेसा का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम शेन होता है, जो कि एक कार रेसर होता है। और वो इन तीनों को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से भागने लगता है। अब उसके पीछे ब्लैक ऑप्स पड़ जाते हैं, पर वो अपनी स्पीड कम नहीं करता। वो वहाँ से भागता रहता है और भागते हुए वो एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। वो चाहे कितनी भी तेज कार चलाएं, मगर वो ड्रोन की हेल्प से उन पर नजर रखते हैं और लॉकडाउन उन तक पहुंच जाता है। जब वो तीनों भाग रहे होते हैं तो वहीं पर वो अपना एक ग्रेनेड फेंक मारता है, जिससे लूकस उस ग्रेनेड की चपेट में आ जाता है और अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मियम धातु में बदल जाता है। ये देखकर टेसा, येगर और शेन वहां से भाग जाते हैं और तभी उन्हें वहां पर ऑप्टिमस प्राइम भी मिल जाता है। उन ब्लैक ऑप्स की नजरों से काफी दूर निकल जाने के बाद वो और ऑप्टिमस अपने बाकी सभी साथियों को कांटेक्ट करता है। रात को वो सभी बात कर रहे हैं और ऑप्टिमस प्राइम बाकी सभी ऑप्स को बताता है कि ब्लैक ऑप्स नाम की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम CSI है, वो अब हम सभी पीछे पड़ गई है और हमें हंट कर रही है। और इनका साथ एक बाउंटी हंटर जिसका नाम लॉकडाउन है, वो हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा और हमें जान से मार देगा। वहीं पर येगर उन्हें कहता है कि अब मैं भी उसकी चपेट में हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया है, इसलिए वो मुझे कहीं से भी ढूंढकर निकाल लेंगे, साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम साथ मिल जाएं तो हम उन सभी को हरा सकते हैं। तभी येगर उन्हें कहता है कि मेरे पास में उनका एक ड्रोन है, क्या पता हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जब वो उस ड्रोन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि CSI किसी KSI कंपनी के लिए काम करती है जो कि ड्रोन्स बनाते हैं। अगर हम उस कंपनी को ही खत्म कर दें तो CSI फिर क्या काम करेगी। और इसी बात से सभी ऑप्स एग्री करते हैं। नेक्स्ट डे येगर एक एम्प्लॉय की ID कार्ड को कॉपी करवाकर ऑटोबोट की मदद से वहीं पर एक एम्प्लॉय बनकर उनकी कंपनी में एंट्री करता है। वहां पहुंच कर उसे पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर जिसका नाम जोशु है, वो सभी ऑटोबोट और डिसेप्टिकॉन्स को मारने के बाद में उनकी बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें मेल्ट करता है, क्योंकि ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स एक ट्रांसफॉर्मर होते हैं। उनके लोहे को ट्रांसफॉर्मियम कहते हैं जो किसी का भी रूप ले सकता है। इसलिए जोशु चाहता था कि वो अपने खुद के ट्रांसफार्मर बनाए, उसके इशारे पर चलें। इसलिए उसने पुराने मरे हुए ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स के साथ में अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को मिलाकर कुछ नए ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की कोशिश की, जिनमें शामिल होते हैं स्टिग्नर और साथ ही गैल्वाट्रॉन। जोशु हमेशा से ही गैल्वाट्रॉन को ऑटोबोट जैसा लुक देना चाहता था, मगर क्योंकि अब उसके दिमाग में मरे हुए मेगाट्रॉन के दिमाग से कांटेक्ट कर बनाया जा रहा था, इसलिए वो बार बार मेगाट्रॉन का रूप ले रहा था। और फाइनली बन जाने के बाद उसे गैल्वाट्रॉन नाम दिया जाता है। इन सारी बातों को येगर भी नोटिस कर रहा था, मगर तभी उसकी पहचान खुल जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि किसी और एम्प्लॉय की जगह पर येगर इस कंपनी में आया है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस बात का पता अब ऑटोबोट्स को चल जाता है और वो सारे ऑटोबोट्स KSI कंपनी में घुसकर वहाँ के सभी ड्रोन्स और ऑटोमेटिक मशीन्स को तबाह कर देते हैं और साथ ही वहाँ से येगर को लेकर चले जाते हैं। इस बात से जोशुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने नए बने ट्रांसफॉर्मर्स को यानी स्टिग्नर और गैल्वाट्रॉन को उनके
पीछे भेज देता है। पहले तो ये ट्रांसफॉर्मर उसके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और अब उन्हें पता लगता है कि ये हमारे काबू से बाहर हैं। अब ये दोनों ही करेंगे जो ये चाहते हैं। और अब हमें आगे ऑप्टिमस और गैल्वेट्रॉन के बीच में फाइट दिखाई जाती है और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम अपने ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड का यूज़ करता है उससे मारने के लिए, मगर अब मेगाट्रॉन के पास में भी नई बॉडी थी जो कि बिल्कुल रीजनरेट हुई थी, जिसका नाम गैल्वेट्रॉन दिया गया था। उसके सीने में एक बहुत बड़ा ब्लेड था जिसकी हेल्प से वो उसकी ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड को खत्म कर देता है। और अब ऑप्टिमम प्राइम के पास उसका कोई वेपन नहीं था जिसकी मदद से वो उसे हरा दे और अब वो निढाल हो जाता है। और तब वहाँ पर आता है लॉकडाउन और वो ऑटोबोट के लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम को अपने साथ लेकर जाने लगता है और उसके साथ फंसकर टेसा भी जाने लगती है। इसी बात को येगर और शेन भी देख लेते हैं। उनसे रहा नहीं जाता इसलिए वो भी उसके साथ उस शिप में पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद में अब लॉकडाउन ऑप्टिमस प्राइम को कहता है कि क्रिएटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्रिएटर्स यानी जिन्होंने सभी ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था, और वो कहता है कि उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था और मैं उनका ये काम पूरा कर रहा हूँ। तब तक तुम मेरी कैद में रहोगे। टेसा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और तभी येगर और शेन उस शिप में वेपन डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे सोर्स होते हैं। और अब उसकी मदद से येगर और शेन टेसा को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी ऑटोबोट से भी रहा नहीं जाता क्योंकि उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम अब लॉकडाउन की गिरफ्त में थे। वो भी चाहते थे कि वो अपने लीडर को बचा लें, इसलिए वो भी अब सीधा उसी स्पेसशिप में जाने की कोशिश करते हैं। वहां पहुंचने पर उनका सामना काफ़ी सारे एलियन रेस से होता है, मगर वो ऑटोबोट्स उन सब को हराकर वहाँ से येगर, टेसा और शेन को बचाकर और साथ ही ऑप्टिमस प्राइम को एक साथ छोटे से जहाज में लेकर निकल जाते हैं। इस बात का लॉकडाउन को पता नहीं होता कि उसके शिप से एक छोटा स्पेसशिप गायब हो चुका है। और जैसे ही लॉकडाउन टिग्नर के बीच में डील हुई थी कि ऑप्टिमस प्राइम को उसके हवाले करेगा, इसके बदले वो लॉकडाउन उसे एक सीड देगा। सीड की हेल्प से वो काफी सारा ट्रांसफॉर्मियम बना सकते थे। और अब हैरोल्ड वो सीड लेकर सीधा पहुंच जाता है ग्वांजू, जो कि बिंजिंग के अंदर आता है। वहां पर अब जोशुआ भी पहुंच जाता है और वो उससे सीड की डिमांड करता है। तो हैरोल्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हें सीड तभी दूंगा जब तुम्हारी कंपनी का 50% शेयर मेरे नाम कर दो। इस बात से जोशुआ को काफी गुस्सा आता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि आज तक जितना भी ट्रांसफॉर्मियम वो यूज कर रहे थे वो सारा ट्रांसफॉर्मियम ट्रांसफॉर्मर्स की बॉडी से यानी ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स को जानबूझकर उन्हें मारकर बॉडी को पिघालकर मिलता था। हालांकि जोशुआ नहीं चाहता था कि ट्रांसफॉर्मर्स का जानबूझकर शिकार किया जाए, मगर क्योंकि वो भी अब इस बिजनेस में शामिल होता है तो वो अब क्या करता। इसी वजह से अब वो इस सीड का इस्तेमाल करने के लिए मंगोलिया के बड़े बड़े मैदानों में जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच येगर अब जोशुआ को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि ये सीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुमने इसे मंगोलिया की जगह पर यूज़ किया तो वो उस पूरी जगह को ही ट्रांसफॉर्मियम में चेंज कर देगा और इससे जो गैल्वेट्रॉन है वो इस ट्रांसफॉर्मियम से अपने डिसेप्टिकॉन्स बनाएगा और उसके साथ से वो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिसमें ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी कंपनी। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो सीट तुम मुझे दे दो, मैं जानता हूँ कि उनका क्या करना है। इस बात को जोशुआ समझ जाता है और वो अब कोशिश करता है कि वो उस सीड को येगर तक पहुँचा दे। अब क्योंकि ऑटोबोट के पास एक स्पेसशिप होता है जिसकी हेल्प से वो यूएस से सीधा ग्वांजू पहुँच जाते हैं ताकि वो जोशुआ से सीड्स ले सके। मगर दूसरी तरफ लॉकडाउन को पता चल जाता है कि शिप से ऑप्टिमस गायब है और अब वो अर्थ पर जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और उसके पास में एक बहुत बड़ी हाइड्रोलिक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जिसकी वजह से वो सिटी में जितना भी लोहा होता है उसे अपनी तरफ खींचकर जमीन पर पटकता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जितने भी ऑटोबोट्स हैं वो सभी ट्रांसफॉर्मियम के बने हुए हैं, तो वो उसके मैग्नेट के थ्रू जरूर कनेक्ट होंगे और वो भी अगर ज़मीन से उड़कर आसमान से गिरेंगे तो उनके पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे और तब वो उनको मार सकेगा। और वहीं वो सभी ऑटोबोट्स मिलकर उनका सामना करना शुरू करते हैं। मगर तभी वहाँ पर अब गैल्वेट्रॉन अपनी इनहेंस्ड पावर के साथ पहुँच जाता है और अब वो वहाँ जितनी भी कार्स होती हैं उन सबको न्यूट्रॉन्स में बदल देता है और अपनी एक नई टीम बनाकर ऑटोबोट्स से लड़ना शुरू कर देता है। अब जब ऑप्टिमस प्राइम को लगता है कि एक और लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ गैल्वेट्रॉन है,
वो सभी हम पर हमला कर रहे हैं और हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमें और बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। तो वो उस स्पेसशिप को जिसे वो लेकर आए थे उसके अंदर एक एलियन रेस होती है जिसका नाम डायनाबोट्स है और वो उन्हें आज़ाद कर देता है। वो एक नोबल वॉरियर जिन्हें ऑर्डर देने से पहले उनसे लड़कर जीतना पड़ता है, इसलिए ऑप्टिमस प्राइम उन्हें चुनौती देता है कि अगर मैं तुम्हें जीत गया तुम सभी मेरे लिए काम करोगे। और अब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है। ऑप्टिमस प्राइम उनसे जीतकर उन्हें अपनी टीम में मिलाकर सीधा ऑटोबोट्स के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि डायनाबोट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं तो वो वहाँ मौजूद सभी ट्रोन्स को और साथ ही गैल्वाट्रॉन को मजा चखा देते हैं। अब जब गैल्वाट्रॉन को लगता है कि वो हारने वाला है तो वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और अब लड़ाई होती है लॉकडाउन से, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। हालांकि ऑप्टिमस के पास अब उसकी एक नई सोड होती है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन उस पर भारी पड़ने लगता है और वो उसके पेट में उसी की तलवार को घुसा देता है और ऑप्टिमस प्राइम को बिल्कुल निढाल कर देता है। उन दोनों की लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम हारता हुआ नजर आता है तो ये इस बात को सहन नहीं कर पाता और उसके पास में जो गैजेट होता है वो उसकी हेल्प से अब लॉकडाउन पर वार कर देता है। और जैसे ही वो एक तरफ से लॉकडाउन पर वार करना शुरू करता है तो ऑप्टिमस प्राइम को मौका मिल जाता है अपने शरीर को छुड़वाने का और वहीं से वो निकलकर अब उस तलवार की मदद से लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस सीट की वजह से ये सारा झगड़ा हो रहा था, जो कि क्रिएटर्स के थ्रू यहाँ भेजा गया था, तो ऑप्टिमस प्राइम ये बात जानना चाहता था कि आखिर क्रिएटर मुझसे क्या चाहते हैं और अब वो उसी सीट को लेकर स्पेस में चला जाता है उस प्लेनेट तक जाने के लिए जहाँ पर क्रिएटर्स रहते हैं जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।